सभी को नमस्कार। मैं मनोज मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। शिक्षण विधियों के अंतर्गत आज हम प्रायोजना विधि के बारे में पढ़ते हैं कि प्रायोजना विधि क्या है। अंग्रेजी में जिसे प्रोजेक्ट मेथड कहा जाता है, उसी प्रोजेक्ट मेथड प्रायोजना के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, प्रायोजना एक तरह की खेल विधि है। इसके अंतर्गत छात्रों को कोई न कोई समस्या दे दी जाती है। छात्र उस समस्या का स्वयं के स्तर पर हल निकालते हैं और हल निकाल कर के उसका पूरा लेखा जोखा लिखते हैं। तो उस प्रकार की जो विधि होती है, उस विधि को ही हम प्रायोजना विधि के नाम से पुकारते हैं। प्रायोजना मूलतः जॉन ड्यूवी की विचारधारा मानी जाती है। यदि अवधारणा या विचारधारा की बात करें तो ये मूलतः जॉन ड्यूवी की विचारधारा मानी जाती है, परंतु आगे चलकर जॉन ड्यूवी के शिष्य हुए किलपैट्रिक के द्वारा इसको एक शिक्षण विधि के रूप में मान्यता दी गई या शिक्षण विधि के रूप में प्रतिपादित किया गया। तो कभी यदि हमसे प्रश्न आता है कि प्रायोजना किसकी विचारधारा है या किसकी अवधारणा है, तब तो जॉन ड्यूवी को सही उत्तर माना जाएगा। लेकिन यदि पूछा जाता है कि प्रायोजना विधि के जनक या प्रतिपादक कौन है, तो फिर वहाँ किलपैट्रिक को सही उत्तर माना जाता है। इसी प्रायोजना के बारे में हम पढ़ते हैं कि प्रायोजना क्या है। सबसे पहले इस प्रायोजना या प्रोजेक्ट मेथड के इतिहास की ओर हम बढ़ते हैं कि इसका इतिहास क्या रहा है, कैसे ये प्रचलन में आई है। तो सबसे पहले देखिए, प्रोजेक्ट शब्द मूलतः है आर्किटेक्चर या इंजीनियरिंग विज्ञान की देन मानी जाती है। सबसे पहले यह जो प्रोजेक्ट शब्द है वो किस शास्त्र के अंतर्गत निकल कर के आया है, तो सबसे पहले इंजीनियरिंग में या फिर यूँ कहें आर्किटेक्चर के अंतर्गत प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग हुआ था। इस प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग करने वाले सबसे पहले विद्वान कौन हुए हैं, तो देखिए, प्रोजेक्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1900 ईस्वी में रिचर्ड्स महोदय के द्वारा किया गया था। प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग करने वाले सबसे पहले विद्वान कौन हैं, तो नाम आता है रिचर्ड्स। रिचर्ड्स ने 1900 ईस्वी में इस प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग किया था। ये रिचर्ड्स कौन हुए हैं? ये अमेरिका के एक प्रसिद्ध इंजीनियर थे और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इन्होंने प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग किया था। फिर रिचर्ड्स के बाद में 1908 ईस्वी में अमेरिका के ही एक अन्य प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है स्टीवेंसन। उस स्टीवेंसन महोदय के द्वारा भी इस प्रोजेक्ट शब्द का पूर्ण विश्लेषण किया गया। शब्द का प्रयोग सबसे पहले रिचर्ड्स ने किया था, उसके बाद 1908 में स्टीवेंसन ने इसका विश्लेषण किया कि वास्तव में प्रोजेक्ट होता क्या है। उसके बाद में 1908 ईस्वी में ही अमेरिका का एक है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। इस राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के द्वारा वहाँ के औद्योगिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में प्रोजेक्ट शब्द को काम में लिया कि सबसे पहले 1900 में रिचर्ड्स ने इसका प्रयोग किया, 1908 में स्टीवेंसन ने इसका विश्लेषण किया और 1908 में ही अमेरिका में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के द्वारा वहाँ के औद्योगिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में इस प्रोजेक्ट शब्द को लागू कर दिया गया। फिर देखिए, सन 1911 की बात है। 1911 ईस्वी में अमेरिका के एक प्रसिद्ध दर्शन शास्त्री हुए जिनका नाम है जॉन ड्यूवी। जॉन ड्यूवी ने दर्शन शास्त्र विषय के अंतर्गत प्रयोजनवादी विचारधारा प्रस्तुत की। सबसे पहले अभी प्रश्न किया था कि यह विचारधारा किसकी है, अवधारणा किसकी है, तो सबसे पहली ये विचारधारा जॉन ड्यूवी की मानी जाती है। जॉन ड्यूवी एक दर्शन शास्त्री थे। उन्होंने 1911 ईस्वी में दर्शन शास्त्र विषय के अंतर्गत सबसे पहले प्रायोजना की विचारधारा को प्रस्तुत किया। उसके बाद में सन 1918 ईस्वी में जॉन ड्यूवी के शिष्य हुए जिनका नाम है विलियम हेनरी किलपैट्रिक। पूरा नाम आता है विलियम हेनरी किलपैट्रिक। इनके द्वारा इस ड्यूवी की विचारधारा के आधार पर प्रायोजना विधि का प्रतिपादन कर दिया।
तो देखिए हमेशा ध्यान रखेंगे, प्रश्न आ जाता है प्रायोजना किसकी विचारधारा है, अवधारणा है, तब तो उत्तर हमें देना है जॉन ड्यूई। और प्रायोजना विधि के प्रतिपादक कौन है, जनक कौन है, तब उत्तर देना है किलपैट्रिक। इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे। इसी को हमने लिख भी दिया है। विचारधारा या अवधारणा शब्द से प्रश्न किया जाता है तो जॉन ड्यूई को सही उत्तर माना जाएगा। और प्रतिपादक, प्रवर्तक या जनक पूछा जाता है तो विलियम हेनरी किलपैट्रिक को सही उत्तर माना जाएगा। अब आता है कि यह विधि किस स्तर के लिए उपयोगी मानी जाती है। जैसे हमने पहले किंडरगार्टन विधि को पढ़ा था। किंडरगार्टन 4 से 8 वर्ष तक के बालकों के लिए उपयोगी है। मॉन्टेसरी विधि 3 से 6 साल तक के बालकों के लिए उपयोगी है। तो प्रायोजना किसके लिए उपयोगी मानी जाती है, तो यह विधि माध्यमिक स्तर के बालकों के लिए उपयोगी मानी जाती है। माध्यमिक स्तर पर जो बच्चे आ जाते हैं वहाँ उनको इतनी समझ हो जाती है कि वो समस्या का चयन कर सकते हैं और उनके समाधान भी खोज सकते हैं। इसलिए माध्यमिक स्तर पर इस विधि का प्रयोग उचित माना जाता है। अब सबसे पहले हम प्रायोजना की परिभाषाओं को समझते हैं कि वास्तव में प्रायोजना होती क्या है, प्रोजेक्ट कहते किसे हैं। अलग अलग विद्वानों के द्वारा इसको अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। सबसे पहले इसके प्रतिपादक हैं विलियम हेनरी किलपैट्रिक। किलपैट्रिक ने इसकी क्या परिभाषा दी है, तो उन्होंने लिखा है प्रोजेक्ट सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता के साथ किया जाने वाला उद्देश्यपूर्ण कार्य है। प्रोजेक्ट क्या है, तो इन्होंने लिखा है कि प्रोजेक्ट एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसको सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्न होते हुए संपन्न किया जाता है। फिर है स्टीवेंसन ने इसकी परिभाषा क्या लिखी है, तो स्टीवेंसन ने लिखा है प्रायोजना एक समस्या मूलक कार्य है। प्रायोजना एक समस्या मूलक कार्य है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्णता को प्राप्त करता है। कोई भी समस्या मूलक कार्य हम लेते हैं और उसकी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत ही उसको पूरा करने का प्रयास किया जाता है, तो उस प्रकार की विधि को ही प्रायोजना स्टीवेंसन ने कहा है। फिर वेलर्ड महोदय हुए हैं, इनकी परिभाषा आती है प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का ही एक भाग है जो विद्यालय को प्रदान किया जाता है। प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का ही एक भाग है जो विद्यालय को प्रदान किया जाता है कि हम अपने स्वाभाविक जीवन में जैसे जीते हैं वैसा ही विद्यालय में होने लग जाता है, तो उसे प्रायोजना विधि कहते हैं। और एक विद्वान हुए हैं पार्कर, इन्होंने लिखा है प्रोजेक्ट क्रिया की एक इकाई है जिसमें विद्यार्थियों को कार्य की योजना और उद्देश्य निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। कोई भी क्रिया की एक इकाई जिसमें विद्यार्थियों से हम चाहते हैं कि वे स्वयं कार्य की योजना बनाएं, उनके उद्देश्य निर्धारित करें और स्वयं उसके लिए उत्तरदायी बने, उसी को हम प्रायोजना प्रोजेक्ट कह देते हैं। तो ये अलग अलग विद्वानों की परिभाषाएं आती हैं, शब्दों से जोड़ करके इनकी परिभाषाओं को याद रखेंगे। उद्देश्यपूर्ण कार्य शब्द आए तो किलपैट्रिक की परिभाषा मान लें। समस्या मूलक कार्य शब्द आता है तो स्टीवेंसन की परिभाषा मान लेंगे। इसी प्रकार यथार्थ जीवन का भाग है तो बेलर्ड की परिभाषा को मान लेंगे। और क्रिया की एक इकाई शब्द का प्रयोग होता है तो पार्कर की परिभाषा मान ली जाएगी। अब चलते हैं कि जब कोई शिक्षक प्रायोजना विधि का प्रयोग करता है तो प्रायोजना विधि में शिक्षक को कुल कितने चरणों से गुजरना पड़ता है, प्रायोजना के कुल कितने चरण माने जाते हैं। तो देखिए प्रायोजना विधि का प्रयोग करते समय एक शिक्षक को 6 चरणों से गुजरना पड़ता है। इसमें कुल 6 चरणों के अनुसार संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया लागू होती है। वो 6 चरण कैसे कैसे आते हैं, किस प्रकार से लागू होते हैं, तो इसके जो 6 चरण हैं वो हैं, पहला है परिस्थिति उत्पन्न करना। ये परिस्थिति शिक्षक के द्वारा उत्पन्न कर दी जाती है। फिर प्रोजेक्ट या समस्या का चयन करना, ये प्रोजेक्ट या समस्या का चयन छात्रों के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में उस प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन का कार्यक्रम बनाना, ये मिलकर के छात्र शिक्षक मिलकर के उस पर कार्यक्रम बनाते हैं।
फिर बनाए गए कार्यक्रम को व्यावहारिक रूप देना, बनाया गया जो कार्यक्रम है उसको व्यावहारिक रूप दे दिया जाता है, वो चौथा चरण है। फिर व्यावहारिक रूप देने के बाद में, कार्य संपन्न होने के बाद में उसका मूल्यांकन करना, ये पांचवा चरण है। और पूरा काम हो जाता है उसके बाद में उसका लेखा जोखा लिखना, विवरण लिखना, ये छठा चरण आता है। इसमें कुल 6 चरण काम में लिए जाते हैं। 6 चरण कौन कौन से होते हैं, क्रम क्या है? पहला परिस्थिति उत्पन्न करना, फिर समस्या का चयन करना, फिर प्रोजेक्ट के लिए जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को बनाना, रूपरेखा देना, फिर कार्यक्रम को व्यावहारिक रूप देना, फिर कार्य का मूल्यांकन करना और अंत में उसका लेखा जोखा लिखना। कैसे? जैसे मान लीजिए हमें 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाना है, ये अपने पास में एक स्थिति आती है। शिक्षक को ये विचार करना पड़ता है कि 14 सितंबर का दिन आएगा, उस दिन हम हिंदी दिवस मनाएंगे। तो इसको प्रायोजना से जोड़ें तो कैसे किया जाता है कि शिक्षक कक्षा में जाता है, मान लीजिए अगस्त का महीना है, अगस्त के महीने में वह कक्षा में जाता है और कक्षा में छात्रों से कई तरह के उत्सवों त्योहारों के बारे में प्रश्न करता है कि हमारे देश में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, विद्यालय में हम कौन कौन से उत्सव दिवस समारोह मनाते हैं, तो बताएं सितंबर माह में कौन कौन से उत्सव या समारोह आयोजित हो सकते हैं। तो वहाँ निश्चित रूप से 14 सितंबर हिंदी दिवस समारोह का नाम भी निकल करके आएगा। तो यह जो परिस्थितियां उत्पन्न की गई हैं वो शिक्षक के द्वारा की गई, तो इसको हम परिस्थिति उत्पन्न करना कह देते हैं। शिक्षक किसी भी प्रकार से छात्रों के सामने समस्या चयन के लिए कोई न कोई परिस्थिति उत्पन्न इसी प्रकार से करता है। फिर उसके बाद में जो परिस्थितियां आई हैं उसके बाद में शिक्षक छात्रों से कहता है कि हमें भी 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाना है। तो वहाँ छात्र इसी को प्रोजेक्ट के रूप में ले लेते हैं कि 14 सितंबर के दिन हम हिंदी दिवस कैसे मनाएंगे। ये समस्या का चयन हो जाएगा। फिर हमने समस्या का चयन करने के बाद में उसके क्रियान्वयन का कार्यक्रम बनाना है, तो कार्यक्रम बनाएंगे कि कौन छात्र स्टेज की तैयारी करेगा, कौन छात्र आमंत्रण पत्र छपाएगा उनको वितरित करेगा, या अन्य सामग्री लाने की जिम्मेदारी किसकी होगी। ऐसे अलग अलग जिम्मेदारियां दे दी जाती हैं और समय निर्धारित कर दिया जाता है कि इस समय हमें ऐसा कार्यक्रम करना है। तो ये पूरी कार्यक्रम की रूपरेखा बन जाती है। उसके बाद में 14 सितंबर का दिन आ जाता है और 14 सितंबर को हिंदी दिवस समारोह का आयोजन कर दिया जाता है। जिसको जैसी जिम्मेदारी दी गई उसके अनुसार वह कार्य करता है, तो वो हो गया कार्यक्रम को व्यावहारिक रूप देना। फिर जब कार्यक्रम संपन्न हो जाता है, हिंदी दिवस मना लिया जाता है, तो उसके बाद में हम मूल्यांकन करते हैं कि समारोह में क्या अच्छाइयाँ रही, क्या कमियाँ रही, उन सभी का विश्लेषण किया जाता है। और फिर छात्र अपनी अपनी पुस्तिकाओं में उसका विवरण लिखते हैं, शुरू से लेकर के अंत तक क्या कार्य उन्होंने किया, कैसे कैसे उसमें सफलताएं मिली, क्या कमियां या क्या समस्याएं उनके सामने आई, इसका लेखा जोखा वो लिख देते हैं। यही प्रायोजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड मानी जाती है। देखिए, इस प्रायोजना का प्रयोग हम एक विषय के लिए करते हैं, लेकिन एक विषय के साथ में अन्य विषय भी इसमें जोड़े जा सकते हैं। तो विविध विषयों का सह संबंध एवं एकीकरण प्रोजेक्ट प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है कि कोई भी विषय के लिए हम प्रोजेक्ट का चयन करते हैं तो उस विषय के साथ साथ अन्य विषयों का ज्ञान भी प्रोजेक्ट के द्वारा, प्रायोजना के द्वारा दिया जा सकता है। वो कैसे? जैसे मान लीजिए हमने एक प्रोजेक्ट ले लिया है कि हमें कोई नई दुकान खोलनी है, तो हमारा प्रोजेक्ट है दुकान खोलना। अब इस प्रोजेक्ट को अलग अलग विषयों के साथ में कैसे जोड़ा जा सकता है? तो देखिए, सबसे पहले दुकान का स्थान कहाँ होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी होगी, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसमें कौन कौन सी वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाएगा, हिसाब किताब कैसे रखना होगा, लाभ हानि, इन सब के बारे में हम दुकान में पहले पूरा विवरण लिख देते हैं या उसके बारे में जानकारियां लेते हैं। तो ये सभी चीज़ें गणित विषय या वाणिज्य विषय से संबंधित हो गई, तो इसको गणित और वाणिज्य से जोड़ दिया गया। फिर देखिए, दुकान संबंधी व्यापार का इतिहास क्या रहा है,
उसकी हमारी या आर्थिक स्थिति क्या है, हम जिस स्थान पर खोल रहे हैं उसकी सामाजिक दशा क्या है, आयात निर्यात कैसे होता है, इन सब का भी विवरण नए व्यापार के समय हमें देखना पड़ता है। तो ये सभी चीज़ें अर्थशास्त्र या सामाजिक विषय से संबंधित चीज़ें हो गई। उसके बाद में दुकान की सामग्री का उत्पादन स्थान कहाँ है, सामग्री कहाँ से उत्पन्न होती है, कहाँ से हम लाएंगे, उस स्थान की जहाँ दुकान खोली जा रही है प्राकृतिक दशा क्या है, आवश्यकताएं क्या क्या हमें होंगी, ये सभी चीज़ें भूगोल विषय से संबंधित आ जाती हैं। प्राकृतिक दिशा या उसकी स्थिति आदि प्राकृतिक चीज़ें भूगोल विषय में आ गई। फिर दुकान को कैसे सजाया जाएगा, कैसे पोस्टर लगाएंगे, डिजाइन क्या होगी, किस प्रकार से हमने जैसे कोई भी दुकान का सामान रखने की डिजाइन कैसे होगी, कहाँ कौन सी चीज़ को व्यवस्थित करना होगा, ये सभी कला या शिल्प विषय से संबंधित बातें होगी। फिर हमें दुकान की सामग्री के क्रय विक्रय हेतु अन्य व्यापारियों या प्रतिष्ठानों से पत्र व्यवहार भी करना पड़ता है कि ये सामान हमें आवश्यक है, आप ये सामान पहुंचाने की कृपा करें, या हम आपके पास ये सामान भिजवा रहे हैं, ऐसे पत्र व्यवहार किया जाता है। तो उसमें शुद्ध और सही भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा, तो इससे हमें भाषा का ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। तो प्रोजेक्ट एक ही होता है, लेकिन एक ही प्रोजेक्ट में अन्य विषयों को या अनेक विषयों को साथ में जोड़ करके अध्ययन किया जा सकता है। तो ये सभी विषयों को सहज संबंध करने वाली विधि मानी जाती है। अब चलते हैं कि प्रोजेक्ट के भेद या प्रकार कितने होते हैं। जो प्रोजेक्ट विधि है, इस प्रोजेक्ट के भेद या प्रकार कितने माने जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं किलपैट्रिक। इसके जो प्रतिपादक या जनक हैं विलियम हेनरी किलपैट्रिक, इनके अनुसार प्रोजेक्ट 4 प्रकार के माने गए हैं। भाषा के अंतर्गत यदि हम बात करते हैं तो भाषा के अंतर्गत काम में लिए जाने वाले प्रोजेक्टों को इन्होंने 4 भेदों में विभाजित किया है, बांटा है। वो 4 कौन कौन से हैं? पहला है सृजनात्मक प्रोजेक्ट, जैसे हम बच्चों से पत्र लिखने का, अभिनय करने का कार्य दे देते हैं, तो ये पत्र लिखना, अभिनय करना, ये सभी रचनात्मक कार्य हैं, तो इसको हम सृजनात्मक प्रोजेक्ट कह देंगे। दूसरा रसास्वादन अथवा अनुरंजनात्मक प्रोजेक्ट, रसास्वादन या अनुरंजनात्मक प्रोजेक्ट, जैसे बच्चों को कहानी कहना या उनसे कहानी सुनना, एकांकी या नाटक पाठों को पढ़ना, कविता पाठ करना, ये सभी रसास्वादन के, मनोरंजन के अंग हैं। तो ऐसे प्रोजेक्ट को हम रसास्वादन या अनुरंजनात्मक प्रोजेक्ट कह देते हैं। तीसरा है समस्यात्मक प्रोजेक्ट, जैसे भाषा में वर्तनीगत अशुद्धियों को कैसे दूर किया जा सकता है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसा प्रोजेक्ट दे देंगे, तो वह समस्या मूलक प्रोजेक्ट माना जाएगा। और चौथा है अभ्यासात्मक या कौशलात्मक प्रोजेक्ट। इसमें क्या है, भाषा संबंधी विविध प्रकार के अभ्यास बच्चों से करवाए जाते हैं। जैसे हम बच्चों से कहें कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से संबंधित 50 उदाहरण लिखो, या जातिवाचक संज्ञा से संबंधित 50 उदाहरण लिखो, शब्द लिखो, तो ऐसे अलग अलग उनको अभ्यास दे दिया जाता है। तो भाषा के अंतर्गत प्रोजेक्ट कितने प्रकार के माने गए हैं, किलपैट्रिक के अनुसार पूछा जा रहा है, तो उत्तर होगा 4। भाषा में प्रोजेक्ट 4 प्रकार के माने जाते हैं: सृजनात्मक प्रोजेक्ट, रसास्वादन या अनुरंजनात्मक प्रोजेक्ट, समस्यात्मक प्रोजेक्ट, अभ्यासात्मक या कौशलात्मक प्रोजेक्ट। अन्य विद्वानों ने भी प्रोजेक्ट के भेदों का उल्लेख किया है। उनके अनुसार भी प्रश्न आता है, जैसे एलिसवर्थ कॉलिंस के अनुसार प्रोजेक्ट के कितने भेद माने गए हैं, तो इन्होंने भी प्रोजेक्ट के 4 भेद माने हैं। एलिसवर्थ कॉलिंस के अनुसार प्रोजेक्ट के भेद पूछे जाते हैं, तो उसका भी सही उत्तर क्या होगा, 4 होगा। 4 प्रोजेक्ट इन्होंने कौन कौन से माने हैं? पहला खेल प्रोजेक्ट, दूसरा परिभ्रमण प्रोजेक्ट, तीसरा कहानी प्रोजेक्ट और चौथा नैतिक प्रोजेक्ट। ये 4 प्रकार के प्रोजेक्ट माने गए हैं। फिर प्रश्न आता है, चार्ल्स ए मकमेरी के अनुसार प्रोजेक्ट कितने प्रकार के माने गए हैं, तो इसका भी सही उत्तर 4 ही होगा। चार्ल्स ए मकमेरी ने भी 4 प्रकार के प्रोजेक्ट माने हैं, नाम अलग अलग दे दिए हैं। पहला हस्तकला संबंधी प्रोजेक्ट, हस्तकला संबंधी प्रोजेक्ट।
दूसरा औद्योगिक या व्यापारिक प्रोजेक्ट, तीसरा विज्ञान संबंधी प्रोजेक्ट और चौथा ऐतिहासिक या साहित्यिक प्रोजेक्ट। ये अलग नाम इनके द्वारा दिए गए हैं। फिर आते हैं थॉमस एम रिस्क के अनुसार प्रोजेक्ट कितने प्रकार के माने गए हैं, तब इसका उत्तर 3 होगा। थॉमस एम रिस्क ने 3 प्रकार के प्रोजेक्ट माने हैं। पहला है सीखने से संबंधित प्रोजेक्ट, दूसरा समस्या से संबंधित प्रोजेक्ट और तीसरा उत्पादनशीलता से संबंधित प्रोजेक्ट। ये 3 प्रकार के भेद थॉमस एम रिस्क के द्वारा माने गए हैं। तो मुख्यतः किलपैट्रिक से संबंधित प्रश्न आ जाता है तो वहाँ हमें सही उत्तर 4 देना होगा। ज़्यादातर 4 भेद ही माने गए हैं, लेकिन थॉमस एम रिस्क के अनुसार पूछा जाए तो फिर 3 संख्यात्मक उत्तर सही हो जाएगा। अब चलते हैं कि इस प्रायोजना प्रोजेक्ट विधि के गुण क्या हैं, लाभ क्या हैं। तो देखिए सबसे पहला गुण आ रहा है कि इस विधि में सभी विषयों को सहज संबंधित करके पढ़ाया जाता है। हर विषय को जोड़ करके इसमें पढ़ाया जाता है, सभी विषय आपस में जोड़ दिए जाते हैं। तो इसमें सभी विषयों को सहज संबंधित करके पढ़ाया जाता है, जिससे बच्चों को हर विषय के बारे में कुछ न कुछ सीखने को मिलता रहता है। अभी जैसे दुकान प्रोजेक्ट का उदाहरण लेकर के हमने समझा था, हर विषय में कोई न कोई बात अवश्य सामने आ जाती है। फिर दूसरा, इस विधि में बालकों को अपनी रुचि के अनुसार प्रोजेक्ट या समस्या का चयन करने की स्वतंत्रता होती है। ज़रूरी नहीं है कि शिक्षक जो समस्या दे वही बच्चा ले, बच्चा अपनी तरफ से कोई भी प्रोजेक्ट ले सकता है और उसके ऊपर कार्य कर सकता है। तो प्रोजेक्ट या समस्या का चयन करने की स्वतंत्रता बालकों को होती है। तीसरा है, इसमें समय चक्र का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। ये जरूरी नहीं कि आज हमने प्रोजेक्ट ले लिया उसको आज ही पूरा करना है। छात्र अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी उस प्रोजेक्ट को पूरा कर सकता है, तो समय चक्र का कोई प्रतिबंध इसमें नहीं होता। फिर है, इस विधि से बालकों को व्यावहारिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। बच्चा खुद कार्य करता है, खुद कार्य करके सीखता है, उसके सामने समस्याएं भी आती हैं, तो व्यावहारिक ज्ञान जो होना चाहिए वह व्यावहारिक ज्ञान बच्चे को प्राप्त हो जाता है। और जब व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त होता है तो वह व्यावहारिक ज्ञान उनके भावी जीवन में अत्यधिक उपयोगी होता है। भविष्य में वह ज्ञान उनके लिए बहुत काम में आता है। फिर देखें, इस विधि में के प्रयोग से बालकों में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, नेतृत्व, भावनात्मक स्थिरता, सहयोग, सद्भाव इत्यादि गुणों का विकास होता है। खुद काम करेगा तो आत्मविश्वास होगा, आत्मनिर्भर वह बनेगा, उसमें नेतृत्व करने की क्षमता भी आएगी। कभी समस्या गहराई में आ जाती है तो वो किस प्रकार से उसका मुकाबला करता है, भावों को स्थिर कैसे रखता है, आपस में कैसे सहयोग से सद्भाव से कार्य करता है, ये सभी गुण इस विधि से बच्चों में उत्पन्न हो जाते हैं। फिर देखें, यह विधि बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित होती है। इसमें बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया जाता है। तो बच्चों पर केंद्रित होने भी इसका एक लाभ हो गया, गुण हो गया कि मनोविज्ञान कहता है कि शिक्षण विधि बच्चों पर केंद्रित होनी चाहिए। फिर देखिए, इस विधि में छात्र निरंतर क्रियाशील रहते हैं, जिससे उनकी कार्यकुशलता एवं व्यवहार कुशलता में वृद्धि होती है। वो हमेशा कार्य में संलग्न रहेंगे, क्रियाशील रहेंगे, तो कार्य में कुशलता उत्पन्न होगी ही होगी। फिर इस विधि से विद्यार्थियों में स्वयं करके सीखना की प्रवृत्ति का विकास होता है। बालक खुद काम करता है, खुद काम करेगा तो उसे कुछ न कुछ स्वयं सीखने का अवसर मिलेगा। फिर इस विधि में थोरनडाइक के तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ये जो नियम प्रतिपादित किए गए हैं, इन तीनों नियमों की प्राप्ति भी इस विधि के द्वारा हो जाती है। बालक खुद तत्पर रह करके समस्या का समाधान करता है, बार बार अभ्यास करता है और अन्य सभी चीज़ों का उस पर प्रभाव भी पड़ता है। फिर देखिए, इसमें वास्तविक समस्याओं का चयन किया जाता है, जिससे बालक जीवन की नवीन परिस्थितियों से अवगत हो जाते हैं। जो भी समस्या वो लेते हैं वो हमारे जीवन की वास्तविक समस्याएं होती हैं। उन वास्तविक समस्याओं का हम कैसे सामना कर सकते हैं, हमारे जीवन में वो कैसे अपनी भूमिका निभाती हैं, ये सारी बातें उनके सामने आ जाती हैं। तो ये अलग अलग लाभ इस प्रोजेक्ट विधि के माने गए हैं।
फिर देखिए, सार रूप में हम इन लाभों को, गुणों को कैसे अभिव्यक्त कर सकते हैं, सारांश सबका निकालें तो क्या है, तो सारांश निकलता है कि सार रूप में हम कह सकते हैं कि इस विधि में बालक स्वयं किसी प्रोजेक्ट या समस्यात्मक कार्य का चयन करते हैं, कार्य करके उसका समाधान खोजते हैं, तदुपरांत उसी के अनुरूप कार्य में संलग्न होते हैं। बालक खुद प्रोजेक्ट का चयन करता है, उस पर कार्य करता है, कार्य करके उसका समाधान खोजता है और उसी समाधान के अनुरूप कार्य में लग जाता है। शिक्षक के मार्गदर्शन, इसमें क्या होता है, शिक्षक केवल पथ प्रदर्शक होता है, तो शिक्षक के संरक्षण एवं मार्गदर्शन में बालक उस कार्य को पूरा करते हैं। ये प्रोजेक्ट बालकों के अनुभव, अवस्था एवं रुचि के अनुसार चुने जाते हैं। उनको स्वतंत्रता होती है, वो खुद अपने प्रोजेक्ट का चयन करते हैं और इनको संपन्न करने पर बालकों को अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यही प्रोजेक्ट विधि है। बालक खुद समस्या का चयन करेगा, उसकी समाधान खोजेगा, उसके अनुसार कार्य करेगा, शिक्षक केवल मार्गदर्शक की भूमिका निभाएगा। इससे बच्चे में खुद अनुभव आएंगे और वो रुचि के अनुसार समस्या का चयन करेगा, समाधान करेगा, तो वो अनेक विषयों का धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त कर लेगा। यही इस विधि के लाभ या गुण माने जाते हैं। फिर इसकी कमियां क्या हैं, प्रोजेक्ट विधि में हम क्या दोष या कमियां मान सकते हैं, तो देखिए, यह अत्यधिक समय साध्य एवं श्रम साध्य विधि है। यदि शिक्षक हर पाठ को या हर विषय वस्तु को इससे पढ़ाने लग जाएगा तो वो बहुत समय लगेगा, बहुत श्रम उसको करना पड़ेगा, तो ये समय साध्य होना, श्रम अधिक लगना, इसका दोष हो गया। फिर इस विधि के प्रयोग से पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण नहीं होगा। यदि हम हर विषय को, हर पाठ को इस विधि से पढ़ाने लग जाएंगे तो हमारा पाठ्यक्रम 12 महीने, 10 महीने में कभी पूरा हो ही नहीं सकता है। यह भी इसका एक दोष हो गया। फिर इस विधि में प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षकों की आवश्यकता पड़ती है। साधारण शिक्षक यदि प्रोजेक्ट लेकर के चलता है तो वो कोई ना कोई समस्या से ग्रस्त हो जाएगा, कोई ना कोई समस्या बीच में आ जाएगी तो वो उस विषय को अधूरा भी छोड़ सकता है। केवल प्रशिक्षित अध्यापक, अनुभवी अध्यापक ही इस विधि से सफलतापूर्वक शिक्षण करवा सकते हैं। फिर हर विद्यालय में इस विधि का प्रयोग किया जाना संभव नहीं है। प्रत्येक विद्यालय की स्थितियां अलग अलग होती हैं, उनमें सुविधाएं अलग अलग होती हैं। जिन विद्यालय में सुविधाएं हैं वहां तो हम इसका सफल प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हर विद्यालय में ऐसा होना संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह अत्यधिक खर्चीली विधि है, बहुत ज़्यादा पैसा इसमें खर्च करना पड़ता है, तभी प्रोजेक्ट पूरे हो सकते हैं। फिर इस विधि में विद्यालय का स्वरूप कारखाने के जैसा हो जाता है। जैसे कारखाने में बालक कार्य करते रहते हैं, मजदूर कार्य करते रहते हैं, उसी प्रकार प्रोजेक्ट ले लेने पर बालक विद्यालय में भी कार्य में लगे रहेंगे और उनका मुख्य जो पढ़ाई का हिस्सा है उससे वो शायद दूर हटते चले जाएंगे। तो कारखाने जैसा स्वरूप किस विधि में हो जाता है, तो वो प्रोजेक्ट विधि मानी जाती है। फिर इस विधि से बालकों को मौखिक अभिव्यक्ति एवं रचना का अभ्यास तो हो जाता है। मौखिक अभिव्यक्ति उनकी बढ़ती है, रचनात्मक कार्य वो कर सकते हैं, लेकिन अन्य जो भाषिक अवयव हैं, लेखन आदि, उनकी उपेक्षा हो जाती है, उनका पूर्ण ज्ञान इसमें प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए हम कह सकते हैं इसमें लिखित कार्य के लिए यथेष्ट अवसर प्राप्त नहीं होता है, केवल मौखिक अभिव्यक्ति से ही वह कार्य करता है। लेखन का बहुत कम अवसर इसमें दिया जाता है, तो ये इसके कुछ मुख्य दोष मान लिए जाते हैं। तो यह है अपनी प्रायोजना विधि कि किस प्रकार से प्रोजेक्ट विधि के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा सकता है और इस प्रोजेक्ट विधि का इतिहास क्या रहा है। ये खेल विधियों से संबंधित अपने वीडियो हैं। यदि वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट भी अवश्य हमें लिखें, जिससे हम और भी प्रेरित हो सकें कि हमें किस प्रकार के वीडियोज आपके लिए लाने चाहिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाला हर वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो सके। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन भी आपको समय पर प्राप्त होते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का समय देने के लिए।